दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसमें वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, वर्णमाला के जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। व्याख्या सहित इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में अवश्य ही पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित हमें पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए। वीडियो को एक बार दो बार देखें ताकि अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो सके। 31वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है जबकि पिछले हिस्से से बोला जाने वाला? सही उत्तर है ए, आ। उच्चारण में जीवा की बा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं। जीभ के आगे, पीछे और मध्य के भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? अग्र स्वर हैं। अग्र जीभ के आगे के भाग से बोले जाने वाले ई, ए, आई। मध्य स्वर है आ और पश्च स्वर है आ, उ, ओ और अंग्रेजी का गरीब स्वर ओ। इसमें आओ भी आता है। 32वां प्रश्न पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? सही उत्तर है ए, कै। दी गई ध्वनियों में कै संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यहाँ कै में कै स्वर रहित है और यह स्वर सहित है, इसलिए कै और यह के मिलने से संयुक्त ध्वनि का, संयुक्त व्यंजन का रूप बना है। कै स्वर रहित तथा यह स्वर ए सहित है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है चच, जो कि बी में है, बी विकल्प में है। चच ये द्वित्व व्यंजन है। जब एक ही वर्ण एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित आ जाए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें समान व्यंजन का मेल होता है। ट मूर्धन्य व्यंजन है जबकि औ संयुक्त स्वर है जो कि ए और ओ के मेल से बनता है। 33वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा युग्म ए घोष ध्वनि का है? ए घोष सी, पैप है, ए घोष ध्वनि है। पहला दूसरा वर्ण ए घोष होता है हर वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन स ए घोष व्यंजन है। प्रश्न में दी गई विकल्प के अनुसार पैप है। पै वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन ए घोष है। 34वां प्रश्न है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। कौन सा गलत है? इसको डिलीट किया गया था। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है। खरोष्टी लिपि बी नहीं है, कुटिला है, शारदा है, ब्राह्मी है। जबकि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। विकास किस प्रकार से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि विकसित हुई, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई और कुटिल लिपि से दो लिपियां विकसित हुई, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया था। 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? सी, स उसमें व्यंजन होता है, ये सुमेलित है। स उसमें सुमेलित है, अन्य विकल्प सुमेलित रूप नहीं है। इनका सुमेलित रूप इस प्रकार है। ग घोष होता है, फ महाप्राण और ठ ए घोष होता है। 36वां प्रश्न पढ़ेंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? डी, ल ऊष्म व्यंजन नहीं है। ल ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि ल अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य, र, ल, व। 37वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। डी, ढ और ध महाप्राण ध्वनियां हैं। ढ, ध महाप्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण आयु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जिनमें वायु अधिक निकलती है उन वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। क, ग, च, ज, प, ब अल्पप्राण ध्वनियां हैं।
जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्पप्राण आयु प्रयुक्त होती है, कम आयु बाहर निकलती है मुंह से, अल्पप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है? ए, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। सघोष को ही घोष भी कहते हैं। सही है, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, ये कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्र में कंपन होता है उसे सघोष या घोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवा वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, है इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य कथन सभी गलत हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उनको घोष या सघोष कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है सभी घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। 39वां प्रश्न है, वृत्त से ध्वनियों के उच्चारण में सही उत्तर है ए, जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। जब जीव जिन वर्णों के उच्चारण में जीव दांतों के ऊपर मसूड़े को स्पर्श करती है तो उन व्यंजनों को वृत्तसेद ध्वनि या वृत्तसेद व्यंजन कहते हैं। वृत्तसेद ध्वनि के उच्चारण में जीवा की नोक दंत पंक्तियों के दांतों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, वृत्तसेद व्यंजन कहलाते हैं। वृत्तसेद व्यंजन है न, स, र, ल आदि। 40वां प्रश्न है, री ध्वनि है। री ध्वनि कैसी है? बी, मूर्धन्य है। जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है री का उच्चारण करते समय। री ध्वनि मूर्धन्य है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। स है वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो री ध्वनि मूर्धन्य है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, द्विगुण कहलाते हैं। ल पार्श्विक कहलाता है। संघर्षी व्यंजनों को उसमें व्यंजन भी कहते हैं, जो कि स है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोग वाह है? तो इनमें से सही उत्तर है सी, अंग और अह अयोग वाह ध्वनि कहलाती हैं। अंग अह ध्वनियां अयोग वाह हैं। ए, आ, क, ख कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है। इन्हीं द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। यानी उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण, गौण व्यंजन जो ड और ढ है, ये हिंदी की मूल ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। ड और डे के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, वरना और किसी भी भाषा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। सही उत्तर है सी, महाप्राण व्यंजन। यदि अधिक प्रयत्न से जो उच्चारित होते हैं व्यंजन उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कम प्राणवायु प्रयुक्त उच्चारित होने वाले व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु बाहर कम निकलती है उनको अल्पप्राण, और ज्यादा वायु निकलती है उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। 43वां प्रश्न है, कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है? प, ब और फ। सी विकल्प सही है। प, फ, ब वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है। दोनों होठों की सहायता से उच्चारित होने के कारण प वर्ग के वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं। 44वां प्रश्न है, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं? बी, क, च, ट और त अल्पप्राण व्यंजन हैं। दिए गए विकल्प में क, च, ट, त वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। जिन व्यंजन के उच्चारण में कम प्राण आयु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। अंतस्थ य, र, ल, व अल्पप्राण है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बाहर कम निकलती है उनको अल्पप्राण कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण
वह अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये अल्पप्राण कहलाते हैं। 45वां प्रश्न है, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? बी स, च और ई तालव्य वर्ण है, जीभ तालु को स्पर्श करने पर बोले जाते हैं। तालव्य वर्णों का स्पर्श वर्ग स, च, ई है। अन्य वर्णों का विवरण असंगत है। तालव्य व्यंजन है जिनको उच्चारण करने में जीभ तालु को स्पर्श करती है। ई, छ, ज, झ, न, य और स तालव्य वर्ण है। 46वां प्रश्न है, माप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। डी विकल्प सही है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण व्यंजन होता है। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, अधिक वायु निकलती है, जैसे ख, घ, झ और फ। अल्पप्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम आयु प्रवाह में बोला जाता है, जैसे क, ग, ज और प। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उनको अल्पप्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज्यादा बाहर निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। 47वां प्रश्न है, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? मातृभूमि में हुआ है। शब्द को शुद्ध बोलेंगे मातृ, इसको मातर नहीं बोलेंगे, मातृ, मातृभूमि। री स्वर की मात्रा का प्रयोग मातृभूमि शब्द में है। री स्वर की मात्रा में प्रयोग से अन्य शब्द कृत्रिम, कृपाण, कृषि, कृतघ्न, मरीग, श्रृंगार, नरिप, इनमें री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 48वां। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? सही उत्तर है बी ई, य, स, च। दिए गए वर्णों में ई, य, स, च वर्ग में तालव्य वर्ण है, शेष विकल्प गलत है। 49वां प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो सही विकल्प है डी ई और ए। दिए गए वर्गों में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी स्वर ई ए वर्ग से हैं। ई ए आई अग्र स्वर है। जीभ के अगले, पिछले और मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वरों में अग्र स्वर कहलाते हैं। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं ई ए और आई, जो कि अग्र स्वर कहलाते हैं। 50वां प्रश्न है, कंठे ध्वनियां कौन से वर्ग में हैं? सही विकल्प है बी क, ग, है। दिए गए विकल्प में कंठे ध्वनियां क, ग, है वर्ग में है। कंठ ध्वनि से तात्पर्य गले से है। क वर्ग का उच्चारण गले से होता है, इसलिए इन्हें कंठे ध्वनियां कहते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको कंठे कहा जाता है, जिसमें क वर्ग और है वर्ण आता है। 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? सही विकल्प है डी य। दिए गए विकल्प में यह अंतस्थ व्यंजन है। स वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य है, जीभ धातु को स्पर्श करती है। प वर्ग का उच्चारण वर्ण स्थान ओष्ठ्य है, क्योंकि प वर्ग का उच्चारण होठों से किया जाता है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है, जीभ तय वर्ण का उच्चारण में धातु को स्पर्श करती है। 52वां प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? सही उत्तर है अग्रभाग। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग आवश्यक है। ई को अग्र स्वर कहते हैं। जीभ का अगला जो हिस्सा ऊपर नीचे होता है जिन वर्णों के उच्चारण में, तो वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे ई ए आई। जीभ का मध्य भाग ऊपर नीचे होता है तो उनको मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए। और जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर नीचे होता है, उन वर्णों को पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर ओ। अगला प्रश्न है 53वां। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए कि कौन सा वर्ण कहां से
बोला जाता है। च वर्ण तालव्य कहलाता है क्योंकि जीभ तालु को स्पर्श करती है। वह ओष्ठ कहलाता है या दंतोष्ठ भी कहते हैं, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से वह बोलता है। द दंते कहलाता है, जीभ दांतों को स्पर्श करती है। क कोमल तालव्य या कंठ कहलाते हैं क्योंकि कंठ से बोला जाता है। 54वां प्रश्न है, पै ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ ध्वनियां जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। ऊ ऊ, पै फै भै भै मैं। मूर्धन्य ध्वनियां जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। री टै ठै ढै ढै णै, रै और श षटकोण। तालव्य ध्वनियां जीभ तालु को स्पर्श करती है। ई च छ झ झ न, य और श सलीपा। दंत ध्वनियां जीभ दांतों को स्पर्श करती है। त थ ध ध न स ल, स सलेट ये दंते ध्वनियां होती हैं। 55वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर च का जो न होता है, पंचम वर्ण होता है, उस वह व्यंजन कैसा है? तो सही उत्तर है ए तालव्य, जीभ तालु की स्पर्श करती है। उच्चारण की दृष्टि से च का न पंचम वर्ण तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन जीभ तालु को स्पर्श करती है। च छ ज ज ण। कंठ व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। क ख ग घ ण। मूर्धन्य व्यंजन जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ ण। ओष्ठ व्यंजन होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है। प फ ब भ म। 56वां प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो इसमें ये का नहीं है। हिंदी में पंचमाक्षरों व्यंजनों के जो प्रारंभ के 5 वर्ग हैं, हिंदी के व्यंजनों में प्रारंभ में जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों के जैसे क का न, च का न, ट का न, त का न और प का मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि यह तथा वह अर्ध स्वर है, इसलिए यह अनुस्वार का सूचक नहीं होता है। 57वां प्रश्न है, ड और ढ ध्वनि के विषय में कौन सा कथन सही है, शुद्ध है? तो सही है बी, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। ड और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियां कहलाती हैं जो कि मूर्धन्य है। ड और ढ मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, ये कथन सही है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में शुद्ध कथन है, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। शुद्ध हिंदी के व्यंजन है, अन्य किसी भाषा में ड और ढ का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं कि ड के नीचे बिंदी और ड के नीचे जो बिंदी है, ये दोनों उत्क्षिप्त मूर्धन्य ध्वनि कहलाती हैं। और इस ड को तो लिखा जाता है आर और इस ढ को लिखा जाता है आर एच। जैसे हम लिखेंगे बाड़मेर, तो वहां पर हम डी न लगा करके ड की जगह आर का प्रयोग करते हैं। तो ड के और ढ के नीचे बिंदी, इस ढ को अंग्रेजी में लिखा जाता है आर और इस ढ को अंग्रेजी में लिखा जाता है आर एच। 58वां प्रश्न पढ़ेंगे, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं डी सौनिम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें सौनिम कहते हैं, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। 59वां प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स सलीपा षटकोण स्लेट व्यंजन किस प्रकार के हैं? सही उत्तर है सी, ऊष्म व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, जबकि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और च छ ज ज तालव्य व्यंजन है, जीभ तालु को स्पर्श करती है। 60वां प्रश्न है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ए सही है, क अल्पप्राण है, क अघोष होता है, क स्पर्शी होता है, क कंठ ध्वनि है। क व्यंजन के विषय में
सही विकल्प है क अल्पप्राण, एगोस, स्पर्शी कंठ ध्वनि है, जो कि विकल्प सही है। 61वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो है सघोष ध्वनि है सघोष ध्वनि है। घोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत होती हैं वे सघोष या घोष ध्वनियां कहलाती हैं। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर, व, य, र, ल, व, है, ये सभी घोष ध्वनियां होती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत करती है, कंपन करती है, उनको घोष या सघोष कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर और य, र, ल, व, है व्यंजन भी घोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? सी, अंकन। सबसे पहले इन चार वर्णों में से चार शब्दों में से अंकन शब्द सबसे पहले शब्दकोश में सम्मिलित किया जाता है। क्रम होगा सबसे पहले अंकन, फिर आएगा अंकना, फिर आएगा एकंठ, फिर आएगा अर्क। 63वां प्रश्न है, प्रारंभ शब्द में पर वर्ग का स्वरूप है। पै में स्वर नहीं है, रे में स्वर है। सही विकल्प होगा बी, पै में स्वर नहीं है, हलंत लगेगा, और रे में स्वर है। प्रारंभ शब्द में पर वर्ण का स्वरूप पै हलंत वाला धन र है। पर में पै आधा वर्ण, र पूरा वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध वर्ण होते हैं और बाद के वर्ण पूर्ण होते हैं। तो जिस भी वर्ण के नीचे रेफ नीचे र लग जाता है तो उस ऊपर के वर्ण में स्वर नहीं होता है। 64वां प्रश्न पढ़ेंगे, वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? डी, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में जब संधि हो जाती है तो नई ध्वनि बन जाती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। जब अनेक शब्द व्यवस्थित क्रम से मिलते हैं और उनका फिर कोई अर्थ निकलता है तो उनके समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 65वां प्रश्न है, स्वरों का प्रकार नहीं होता है। दीर्घ स्वर होते हैं, ऋस्व स्वर भी होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, लेकिन स्पर्श स्वर नहीं होते हैं। स्पर्श स्वरों का प्रकार नहीं है। इन्हें काद्यु माओ साना स्पर्शा ही कहा गया है, जबकि ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं, और ओम प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा और प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है। 66वां प्रश्न है, अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन रिक्त स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए, कैकर्ण है, चैकर्ण है, टैकर्ण है, तैकर्ण है, पैका, में, ये 5 वर्ण है, 5 वर्गों के पंचम वर्ण है। इनका प्रतिनिधित्व अनुस्वार करता है, जो कि नासिक व्यंजन कहलाते हैं, नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन न और मैं पंचम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिका से निकलने की छूट हो। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक माना जाता है। तो व्यंजनों के जो प्रारंभ के 5 वर्ग हैं और उन 5 वर्गों के अंतिम पंचम जो वर्ण हैं वे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इन 5 का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह में अवरोध आता है, हवा मुंह से बाहर नहीं निकलती है, नाक से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन कहते हैं और इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी सुविधा के अनुसार किया जाता है। 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों की संयुक्त से हुआ है? सही उत्तर है सी, कै, जिसमें स्वर नहीं है, हलंत लग रहा है, और श, षटकोण। कै धन श से कस का
संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, जैसे छ क और षटकोण से, त्र त और र से, त में स्वर नहीं है, र में स्वर है, ग ज और च कर्ण ज में स्वर नहीं है, न में स्वर है, श्र स में स्वर नहीं है, र में स्वर है। ये 4 संयुक्त व्यंजन है जिनका निर्माण कौन कौन से वर्णों से किस प्रकार से हुआ है, इनको भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हलंत वाले क और श से स, हलंत वाले त और र से त्र, हलंत वाले ज और च के ण से गे, हलंत वाले सलीपा र से श्रे का निर्माण होता है। 68वां प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? सही उत्तर है डी, क और त। प्रसंगत अघोष अल्पप्राण ध्वनि क और त है। दातव्य हो कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती है। वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जबकि ज अल्पप्राण घोष और झ महाप्राण घोष और ठ महाप्राण अघोष होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, झंझनाहट नहीं होता है, उनको अघोष कहते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष कहलाता है। ज अल्पप्राण होता है, ज घोष होता है, झ महाप्राण होता है, घोष होता है, और ठ महाप्राण और अघोष होता है। 69वां प्रश्न पढ़ेंगे। प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सी स्पर्श व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे मेतक होते हैं? जिनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनमें 5 वर्ग आते हैं। जबकि संघर्षी व्यंजन स है, लुंठित व्यंजन के अंतर्गत र आता है और पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ले आता है। तो स्पर्श व्यंजन क ख ग घ स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है जो कैसे लेकर के मै तक होते हैं। 5 वर्गों के 5 वर्ण 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनमें 5 वर्ग होते हैं, क च ट त और प। 5 वर्ग होते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जबकि स है, इनको संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। र को बोलते हैं तो जीभ 2-3 बार लुढ़कती है और ल को बोलते हैं तो जीभ की बगल से हवा निकलती है, इसलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। 17वां प्रश्न है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद होते हैं? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं, तो सही उत्तर है डी। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, संघर्षहीन, सप्रवाह व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद निम्न है। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, संघर्षहीन, सप्रवाह व्यंजन। ये व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर भेद होते हैं। तो साथियों, ये हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित का दूसरा वीडियो था, जिसमें हमने वर्ण विचार यानी वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। स्वर और व्यंजनों से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, व्याख्या सहित हम उनका अध्ययन किया है, जो कि 2 पार्ट में हमने इनको पढ़ा है। थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में, वर्ण विचार की थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में आप अवश्य ही ये जो वर्ण विचार के 2 पार्ट पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित हैं, इनको भी आप अवश्य देखें और अच्छी तैयारी करें। अपने दोस्तों को बताएं, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।